अब हम करते हैं अपना क्रियाकलाप 2.6। देखिए जो क्रियाकलाप 2.6 है तो उसमें बताया है हमें आइए अध्ययन करें। अब हम अध्ययन करते हैं। हमें किस चीज़ का अध्ययन करना है? हम अध्ययन करेंगे कि जो भी हमारी एक्टिविटी अभी है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि हमारी क्या एक्टिविटी आगे इसमें दी गई है। देखिए है कक्षा 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के एक समूह ने क्रियाकलाप 2.4 और 2.5 की। जो कक्षा 8 में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन्होंने एक्टिविटी की है 2.4 और 2.5। उन्होंने पुस्तकालय और इंटरनेट से भी जानकारी एकत्र की। उन्होंने क्या किया है, वो लाइब्रेरी गए हैं और इंटरनेट से भी उन्होंने कुछ जानकारी इकट्ठी कर ली है। विद्यार्थियों ने तालाब के जल के अवलोकन से प्राप्त आंकड़ों को तालिका 2.1 में, जो भी तालाब का जो हमने पानी लिया था ऊपर, जो हमने अभी एक्टिविटी की थी उसमें उन्होंने क्या किया था, एक तालाब से पानी ले लिया था, उसमें उन्होंने जांच की थी और फिर हमने मृदा के निलंबन के अवलोकन से प्राप्त आंकड़ों को तालिका 2.2 में अभिलेखित किया था। मृदा निलंबन क्या है? मिट्टी को हमने पानी में घोल दिया था और फिर उसमें देखा था कि छोटे छोटे जो जीव हैं वो उसमें हमें मिले थे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। जब हमने देखा था उसी को हम मृदा निलंबन कहते हैं। अभिलेखित किया था हमने एक्टिविटी। तालिका क्या होती है? टेबल में हमने 2.2 में हमने उनको लिख लिया था। विद्यार्थियों ने सूक्ष्मजीवों की पहचान प्रोटोजोआ, तो सूक्ष्मजीव उसमें हमें क्या क्या मिले थे? प्रोटोजोआ था, शैवाल था और कवक और जीवाणु थे। अब ये क्या होते हैं? प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक और जीवाणु। अभी हम आगे उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। आप उपरोक्त क्रियाकलाप को स्वयं ही करके देख सकते हैं और यदि आपको इनमें से किसी भी प्रकार के जीव मिलते हैं तो आप उसे अभिलेखित कर सकते हैं। अब जो ये ऊपर की जो हमने एक्टिविटी की थी उसको हम करके भी देख सकते हैं और जो भी हमें उसमें जीव मिलेंगे उन्हें हम नीचे लिख सकते हैं। तो अब देखिए हमें क्या कौन कौन से जीव मिले हैं। अब ये तालिका है जो इसमें हमें मिले हैं। जल में उपस्थित जीव कौन कौन से? अवलोकित सूक्ष्मजीव और अभिलेखित विवरण। अवलोकित सूक्ष्मजीव मतलब अवलोकन करना, हमने क्या क्या देखा उसमें। एक तो हमें उसमें अमीबा मिला और अमीबा किस ग्रुप में आता है? प्रोटोजोआ में आता है। एकल कोशिका मतलब एक ही सेल होती है। देखिए अब जैसे हमारी बॉडी बनी होती है या किसी भी एनिमल की बॉडी बनी होती है, वो क्या होती है? बहुत सारी मल्टी सेलुलर होती है। मतलब हमारी बॉडी में तो बहुत सारे सेल होते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें एक ही सेल होती है। तो उसका उदाहरण है अमीबा। अगर आपके इसमें एग्ज़ाम में आए कि कोई एक ऐसा जीव लिखिए जिसमें एक ही कोशिका पाई जाती है तो उसको आप अमीबा लिख देंगे। गतिशील एवं अनिश्चित आकार। अब गतिशील मतलब वो गति भी करता है, ये नहीं कि उसमें एक ही शैल है तो वो गति नहीं कर पाता, वो तब भी क्या करता है? गति कर लेता है। अनियमित आकार मतलब कभी वो अपने आप को सिकोड़ लेता है, कभी बड़ा कर लेता है, उसकी एक सी शेप नहीं रहती, कभी बड़ा हो जाता है, कभी थोड़ा सा छोटा हो जाता है और ये प्रोटोजोआ की ग्रुप में आ जाता है। अब प्रोटोजोआ क्या होता है? जैसे हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं बहुत सारी चीज़, वो एक जीव हो गया, एक प्लांट हो गया, तो ऐसे ही एक प्रोटोजोआ क्या है? एक ग्रुप है, उसमें अमीबा आता है। तो ये इसमें एक ही सेल होती है। अब दूसरा आता है पैरामीशियम। ये भी प्रोटोजोआ ग्रुप में आता है। पैरामीशियम क्या होता है? एकल कोशिका। इसमें भी एक ही सेल होती है जो विशेषीकृत संरचनाओं की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। अब जो पैरामीशियम होता है वो भी सिंगल सेल ही होता है, एक ही कोशिका होती है उसमें, और जो इसकी विशेष संरचना होती है जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसी क्या करता है, इसी ये ऐसे क्या करता है, जैसे केंचुआ चलता है ऐसे सिकुड़, पहले सिकुड़ जाता है, फिर लंबा हो जाता है, फिर सिकुड़ता है, फिर लंबा होता है, इसी तरह इसमें भी ऐसे मूवमेंट पाया जाता है और ऐसे ही ये एक जगह से दूसरी जगह चल पाता है। अब तीसरा होता है हमारा शैवाल काई। आपने काई देखी है? कभी आपने रुका हुआ पानी देखा होगा तालाब में या गांव में, ट्वेल्व वेल होती हैं, उसमें पानी भरा रहता है। तो जब पानी एक जगह ही भरा रहता है तो वहाँ पर हरे हरे, आपने देखा होगा नीचे हरा हरा जम जाता है, उसको शैवाल बोलते हैं और उसका दूसरा नाम है काई। ये भी एकल कोशिका से बना होता है, एक ही कोशिका होती है इसमें। हरित वर्णक की उपस्थिति के कारण हरा दिखता है। अब ये बोलने लगे कि हरा क्यों दिखता है, तो इसमें पाया जाता है हरित वर्णक। ये एक तरह का पिगमेंट होता है, एक तरह की इसके अंदर चीज़ होती है जिससे ये हरा दिखता है। एवं संचलन विशिष्ट संरचनाओं की सहायता से होता है।
और इस ये भी कैसे चलता है, इसकी जो संरचना है, जो इसकी बनावट है, उसी की सहायता से ये चल पाता है। अब हम कर लेते हैं इसकी जो है टेबल 2.2, मृदा निलंबन में उपस्थित जीव। मृदा निलंबन क्या है, हमने मिट्टी को पानी में घोल लिया और उसमें हम देखेंगे कौन कौन से जीव हमें दिखाई दे रहे हैं। अब आंखों से तो हमें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हमें ज़रूर दिखाई देंगे। तो ब्रेड फफूंद, इसको बोलते हैं कवक। आपने कभी ब्रेड ली होगी और उसको आपने क्या करा, छोड़ दिया ऐसे किचन में पड़े हुए, गर्मी हो रही है तो आप उस पर देखोगे 2 दिन बाद उस पर वाइट वाइट और हल्की ब्लैकिश सी क्या जलने लगता है, वाइट वाइट सा कुछ जमने लगता है, तो उसको बोलते हैं कवक। पर्णहरित हीन शाखित तंतु जिसमें थैली जैसी संरचना होती है। अब ये पर्णहरित, पर्णहरित क्या होता है, जो हरा दिखने में होता है। पर्णहरित हीन, तो पर्णहरित मतलब उसमें पर्णहरित नहीं मिलता है। और शाखित तंतु, शाखित मतलब ऐसे, ये देखिए ये इस तरह होते हैं और ये इसके नीचे ऐसे शाखाएं बनी रहती हैं। शाखित मतलब एक से ज़्यादा ऐसे शाखाओं में टूटा रहता है, तो शाखित होता है। और थैली जैसी संरचना होती है, और जो ये थैले से इसमें बने हुए हैं, ऐसी इसकी संरचना होती है। तो अब आप ब्रेड देखोगे और जब उस पर कहीं पर भी आपको वाइट वाइट फफूंद लगी दिख जाएगी, तो आप समझ जाएंगे कि ये तो कवक है। अब दूसरी तरह की भी फफूंद होती है, पर्णहरितहीन शाखी तंतु जिनमें ब्रश जैसी संरचना होती है। अब एक तरह का कवक और होता है पर्णहरितहीन, पर्णहरित उसमें नहीं होता है। शाखित तंतु, शाखी ऐसे ही, शाखित मतलब ये ऐसे शाखाएं निकली रहती हैं। तो ये इस तरह का क्या होता है, कवक होता है, जिसमें ब्रश जैसी संरचना होती है और इसमें ये ब्रश जैसे बने होते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है हमारा शैवाल। अब हम पढ़ लेते हैं शैवाल के बारे में। शैवाल देखिए, ये हमारे इस तरह के होते हैं, गोलाकार एवं पर्णहरित हरे वर्णक। गोल गोल होते हैं ये, और पर्णहरित मतलब हरे रंग के होते हैं। पर्णहरित क्या, उसमें पर्णहरित पिगमेंट होता है जो हमें हरा हरा दिखाई देता है, होने के कारण ये हरे दिखाई देते हैं। ये है हमारा जीवाणु। देखिए ये जीवाणु, बैक्टीरिया जो हमारे पेट में हो जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। गोलाकार भी होते हैं, कोमक की तरह के भी होते हैं, सर्पिल भी होते हैं, सांप के आकार के ये, अथवा छड़ाकार, और ये छड़ के आकार के भी होते हैं। एवं लंबे बाल जैसे, और लंबे बाल जैसे भी होते हैं, तथा कोशिका के चारों ओर छोटे बाल जैसे अनेक उभार होते हैं। और जो ये कोशिका होती है, छोटे छोटे बाल इसमें होते हैं, वो हमें अनेक उभार भी दिखाई देते हैं। उभार जैसे कोई ऐसे मुड़ा हुआ है कर्व की तरह है, कोई ऐसे लंबा है, कोई ऐसे छड़ के आकार का है। तो ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये जीवाणु होते हैं। क्या आपने भी इनमें से किसी सूक्ष्मजीव अथवा किसी अन्य सूक्ष्मजीव का अवलोकन किया है? क्या आपने देखा है इनमें से कोई भी सूक्ष्मजीव? तो आपने क्या ब्रेड पे देखो फफूंद लगी हुई आपने ज़रूर देखी होगी। इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभिलेखित कीजिए। अपनी अभ्यास पुस्तिका में, अपनी नोटबुक में आप लिखिए कि आपने कौन सा इसमें से देखा है, और अपनी कक्षा में इस पर चर्चा कीजिए और अपनी कक्षा में इसके बारे में बताइए। तालिका 2.1 और 2.2, टेबल आप 2.1 और 2.1 पढ़िए, में से आपको विभिन्न सूक्ष्मजीवों की पहचान की है, जिसमें आपने क्या किया, बहुत सारे सूक्ष्मजीव देखे हैं। ये सर्वत्र है मतलब सभी जगह पाए जाते हैं। हम इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देख सकते हैं। अब इन्हें हम आँखों से अपनी नहीं देख पाते, सिर्फ हम इन्हें सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देख सकते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है जो इन्हें 100 से 100 से 400 गुना क्या करती है, बड़ा करके इसको दिखा देती है। कितनी दिखाती है, 100 से 400 गुना तक उसका साइज बड़ा करके हमें दिखा देता है सूक्ष्मदर्शी। हालांकि सूक्ष्मजीव आकार में छोटे होते हैं, इसके साथ ही वह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए ये छोटे तो होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में क्या करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बहुत सारे रोल प्ले करते हैं।
तो जो हमारा क्वेश्चन था ये कि सूक्ष्म जीव जो अचार और मुरब्बों में को क्यों नहीं संक्रमित करते, तो उसका क्या आंसर है, क्योंकि आप इसमें पहले नमक या चीनी के साथ कई मसाले मिलाते हैं जो परिरक्षक प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। नमक या चीनी की अधिक मात्रा इन जीवाणुओं को पनपने नहीं देती है। क्या होता है, जब उसमें हम चीनी और नमक मिला देते हैं तो वो एक प्रिजर्वेटिव का काम करने लगता है। प्रिजर्वेटिव क्या होता है, जो उसको सड़ने गलने से बचा देता है। तो जब उसमें हम नमक और चीनी, देखिए अचार में बहुत और मुरब्बे में ज़्यादा होती है, मीठा ज़्यादा होता है मुरब्बे में और अचार में नमक ज़्यादा होता है, तो वो जीवाणुओं की ग्रोथ को रोक देता है, पनपने नहीं देता। आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पत्तियों, तनों, जड़ों अथवा अन्य किसी भाग की सतह पर इन्हें देख सकते हैं। अब आप किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब देखेंगे तो आप पेड़ों की जो पत्तियां देखोगे, तने या जड़ देखोगे, तो सूक्ष्मदर्शी से जब आप देखोगे तो उस पर आपको छोटे छोटे जीव दिखाई देंगे। पौधों और जंतुओं की भांति ही सूक्ष्म जीवों में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। जैसे पौधे और जंतु होते हैं, उसमें सूक्ष्म जीवों में भी बहुत सारी विविधता पाई जाती है। डाइवर्सिटी मतलब विविधता, मतलब अलग अलग तरह के पौधे और जीव पाए जाते हैं। उनमें से कुछ चरम जलवायु परिस्थितियों, जैसे गर्म पानी के झरने और बर्फीले क्षेत्र, जो उसमें से कुछ जीव हैं वो तो बहुत, जहाँ पर गर्म पानी के झरने और बर्फीले क्षेत्र हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ साधारण औसत तापमान में भी पाए जाते हैं। और कुछ साधारण, जैसे हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, तो वहाँ पर भी जीवाणु पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि इनमें से कुछ जीव हमारे शरीर में रहते हैं, विशेषकर हमारी आंत में। अब आपको पता ही है कि इसमें से जो कुछ जीव हैं वो हमारे शरीर में भी रहते हैं, लेकिन वो शरीर के कौन से अंग में रहते हैं, आंतों में। आपने कक्षा 7 की पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय जंतुओं में जैव प्रक्रम में पढ़ा होगा। तो जब हमने 7th क्लास का जो चैप्टर था जंतुओं में जैव प्रक्रम, उसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसमें हमने, कि हमारी आंत में अनेक जीवाणु होते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं। अब हमारी जो आंत में है 2 तरह के जीवाणु होते हैं, एक तो गुड बैक्टीरिया होते हैं और दूसरे बैड बैक्टीरिया होते हैं। कुछ तो हमारे पाचन में सहायता करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारा पेट खराब कर देते हैं, हमें बीमार कर देते हैं। पौधों और जंतुओं की भांति सूक्ष्म जीव भी आकार, आमाप और संरचना में भिन्न होते हैं। जैसे पौधे और जंतु में क्या होते हैं, आकार में अलग होते हैं, साइज़ अलग होता है, उनकी शेप अलग होती है, तो इसी तरह सूक्ष्म जीव भी आमाप, आकार और संरचना, मतलब जो उनकी बनावट है उसमें सेम नहीं होते। तालिका 2.1 एंड 2.2 में आपने विभिन्न आकृतियों के सूक्ष्म जीव को देखा होगा। जो हमने टेबल 2.1 और टेबल 2.2 पढ़ी है उसमें आपने बहुत से सूक्ष्म जीवों को देखा होगा। वो कैसे होते हैं, गोलाकार हैं, गोले की तरह के, छड़ाकार हैं, इस तरह के हैं, लंबे लंबे, और अनियमित है। अनियमित मतलब उनकी कोई एक प्रॉपर शेप नहीं है। सूक्ष्म जीवों की विविधता हमारे दैनिक जीवन में क्या भूमिका निभाती है। अब जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे जीवन में, डेली लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं। वे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में कैसे सहायता करते हैं। हमने सुना है कि जो जीव हैं वो पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। पर्यावरण स्वच्छता में महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव जो पर्यावरण की स्वच्छता बनाए रखते हैं, उसमें महत्वपूर्ण जीव कौन से हैं। आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं, उससे हम समझते हैं कि कैसे ये पॉसिबल है। एक्टिविटी है हमारी 2.7, आइए करके देखें। एक खाली पात्र लीजिए, खाली पात्र मतलब एक खाली बर्तन ले लीजिए आप, उसे उद्यान की मृदा से आधा भर लीजिए। उद्यान क्या है, बगीचे, किसी बगीचे से आप मिट्टी लेकर आइए और उस बर्तन को आधा भर लीजिए। पात्र में फलों और सब्जियों के कुछ छिलके डालिए। अब जो बर्तन हमने लिया था, जो भी आपके घर में रोज़ फल या सब्जियां कटती हैं उसके छिलके डाल दीजिए। इसके पश्चात उस पर मृदा की एक परत बिछाकर उसे और तरफ रख दीजिए। तो अब उस पर क्या करिए, आपने पहले क्या करा था, आधी तो मिट्टी भर ली थी, उसके ऊपर हमने सब्जियों के, फलों के छिलके डाल दिए। अब उसके ऊपर भी हमने मिट्टी से उसको ढक दिया और उसको हमने एक साइड में उसको रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, उसको रखने के बाद 2-3 वीक्स के बाद हम उसको
2-3 सप्ताह पश्चात इसमें हुए परिवर्तनों का अवलोकन कीजिए। अब जब 2-3 हफ्ते हमारे हो जाएंगे तो उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है वो हम देखेंगे। क्या आपको पात्र में रखी गई सामग्री में कोई अंतर दिखा? अब जब आप उसको खोलोगे तो क्या आपको वो सेम टू सेम मिलेगा जैसा आपने रखा था, या उसमें कुछ चेंज मिलेगा? तो वो सेम टू सेम नहीं मिलेगा। आप पाएंगे कि फलों और सब्जियों के छिलके गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित हो गए हैं। वो क्या हो गई हैं? देखिए, ये इन्होंने अब खोल के देखा है तो ये क्या है, डार्क कलर के बन गए हैं। यह एक प्रकार की खाद है। इसको क्या बोलते हैं? खाद बोलते हैं, जो पोषक तत्वों से भरपूर होती है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होती है। तो ये एक प्रकार की खाद बन गई है, जो भी क्या करती है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है और जो भी उसमें पौधे होंगे उनको पोषक तत्व देती है। परंतु फलों और सब्जियों के छिलके खाद में कैसे परिवर्तित हो गए? बताइए, हमने तो छिलके डाले थे तो वो खाद में परिवर्तित कैसे हो गए हैं? क्रियाकलाप 2.6 में आपने देखा, जो आपने एक्टिविटी 2.6 की है उसमें देखा कि मिट्टी में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं। मिट्टी में क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव, छोटे छोटे जीव होते हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्मजीव जैसे कवक और जीवाणु, कुछ कैसे होते हैं उसमें, कवक और जीवाणु होते हैं। पादप अवशिष्ट पर क्रिया करते हैं। पादप मतलब पौधे, अवशिष्ट मतलब जो उसका सड़ा गला पार्ट है, जैसे उसके हमने छिलके ले लिए। जो भी इसमें कवक और जीवाणु होते हैं, जो पौधों के जो अपशिष्ट पदार्थ, जो उसके खराब पार्ट होता है, जो छिलके हम उतार कर फेंक देते हैं, उस पर क्रिया करते हैं एवं धीरे धीरे उसे सरल पोषक तत्वों से भरपूर खाद में परिवर्तित कर देते हैं और उस पर क्रिया कर करके वे उसको खाद में परिवर्तित कर देते हैं। आपने अपने विद्यालय में या अपने घर के पास के खेत में माली को सूखे पत्तों और पादप अपशिष्ट को एकत्र करके गड्ढों में डालते हुए देखा होगा। आपने अपने विद्यालय में देखा होगा, या घर के पास खेत में, या आपने पार्क में देखा होगा कि जो सूखे पत्ते होते हैं वो पार्क में एक साइड में इकट्ठे करे रखते हैं और उनको फिर वो गड्ढे में डाल देते हैं। क्या अब आप समझ गए कि वो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा प्राकृतिक खाद बनाने के लिए किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो ऐसा क्यों करते हैं, वो प्राकृतिक खाद बना रहे होते हैं। तो हमारी वैज्ञानिक परंपरा क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों विशेषकर वेदों में कृमि शब्द का उल्लेख मिलता है। आपने जो प्राचीन ग्रंथ पढ़े होंगे तो वहाँ पे कीड़ा नहीं लिखे होते, कृमि लिखे होते हैं। कृमि बोलते हैं कीड़े को ही, कीड़ा हो या सूक्ष्मजीव को बोलते हैं, जिसका अर्थ है विभिन्न सूक्ष्मजीव। कृमि का क्या अर्थ होता है? विभिन्न सूक्ष्मजीव। इसमें दृश्य और अदृश्य दोनों सम्मिलित होते हैं। तो इस सूक्ष्मजीव में क्या होता है? दृश्य दिखने वाले भी जीव होते हैं, मतलब जो हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, और अदृश्य जो नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जिनको हम सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं, ऐसे जीव भी होते हैं। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में उनके लाभकारी और हानिकारक प्रभाव का उल्लेख है। अब जो हम भी वैदिक ग्रंथ पढ़ते हैं उसके क्या है? लाभकारी भी प्रभाव है और कुछ उसके हानिकारक प्रभाव भी हैं। हम दोनों तरह के हमें दिखाई देते हैं। अथर्ववेद में भी कृमि का उल्लेख है। जो हमारा अथर्ववेद है उसमें भी कृमि का उल्लेख किया गया है। यदि आप अपने आसपास ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको अवशयित होते पौधे और पात्रों में भंडारित अथवा उद्यान में गिरी पत्तियां दिखाई दे सकती हैं। अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपने देखा होगा कि पौधों से बहुत सारी पत्तियां टूट टूट के गिरी रहती हैं। उद्यानों में भी गिरी रहती हैं, जो बगीचे होते हैं उनमें भी गिरी रहती है, जो कुछ समय पश्चात विघटित होकर लुप्त हो जाती है। और कुछ समय पश्चात आप जाते हैं तो अरे यहाँ पे तो पत्तियां थी, अब है ही नहीं, तो वो क्या हो जाती हैं? विघटित हो जाती हैं। उनमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके साथ क्रिया करते हैं और वो क्या हो जाती हैं? मिट्टी में या पोषक तत्वों में बदल जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूक्ष्मजीव गिरी हुई पत्तियों के जटिल पदार्थों को पोषकों से समृद्ध अपेक्षाकृत सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। अब वो ऐसा होता है, जो भी सूक्ष्मजीव होते हैं और जो ये हमारी सड़ी गली जो पत्तियां होती हैं उन पे वो क्रिया करके उनको सरल पदार्थों में बदल देते हैं। यह प्रक्रिया विघटन कहलाती है। ये क्या कहलाती है? विघटन। ये पोषक तत्व मिट्टी में वापस चले जाते हैं। पोषक तत्वों का क्या होता है? मिट्टी में वापस आ जाते हैं एवं पौधों के उत्तम विकास में सहायता करते हैं। ये दोबारा किस में चले जाते हैं? पोषक तत्व मिट्टी में वापस चले जाते हैं और पौधों की जो
पौधों के जो विकास में सहायता करते हैं। सूक्ष्म जीव मृत जंतुओं के शरीर को भी विघटित करते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, और मान लिया कोई क्या हो गया, कोई कौवा मर गया, अब वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वो क्या होता है, उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाएंगे और उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करके विघटित कर देंगे और उसको मिट्टी में मिला देंगे। अतः सूक्ष्मजीव अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने और महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को प्रकृति में वापस लौटाने में सहायता करते हैं। अब सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, अपशिष्ट क्या होता है, जो बेकार हमसे बचा कुचा होता है, जैसे छिलके हो गए, कोई एनिमल मर गया तो उसे पुनः चक्रित करते। पुनः चक्रित मतलब उसमें छोटे इंसेक्ट क्या करते हैं, उसमें जो भी पार्ट होते हैं उसको पोषक तत्व में बदल देते हैं। खाद का निर्माण इष्टतम तापमान और उचित नमी के स्तर पर होता है। अब खाद कब बनता है, वहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है। जब देखो टेम्परेचर ज़्यादा होते तभी कोई चीज़ सड़नी शुरू होती है। तो हमें इसके लिए उचित तापमान और उचित नमी की भी ज़रूरत होती है। क्या यह रोचक नहीं, कि आपको ये रोचक नहीं लगता? अब तक आप समझ गए होंगे कि जीवाणु और कुछ कवक सूक्ष्मजीवों के प्रकार हैं। अब तक आपने क्या क्या समझा, जो जीवाणु और कवक हैं वो सूक्ष्म जीवों के ही पार्ट हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो क्या है, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाते हैं, क्योंकि अगर ये सारे जो भी पेड़ पौधों की पत्तियां गिरी रहती हैं और जो एनिमल्स मर जाते हैं, अगर इसको अपघटित नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट तो फुल हो जाएगा, कूड़ा करकट और सब मरे जानवर पड़े रहेंगे चारों तरफ। तो इसलिए ये जीवाणु क्या करते हैं, सूक्ष्मजीव हमारे हेल्प करते हैं। ये उपयोगी जीवाणु गोबर जैसे जंतु अपशिष्टों को भी विघटित कर सकते हैं। अब जैसे क्या होता है, गाय हैं, भैंस हैं, ये सब गोबर कर देती हैं, तो ऐसे क्या होगा, चारों तरफ गोबर ही गोबर पड़ा रहेगा, तो क्या होगा, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो गोबर में उत्पन्न हो जाते हैं और उसको दूसरे पदार्थ में, खाद में तब्दील कर देते हैं, जो पौधों के लिए बहुत सहायता करते हैं। क्रियाकलाप 2.7 से अब हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि सूक्ष्म जीव न केवल पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं। अब जो हमने एक्टिविटी 2.7 की है उससे हमें पता चलता है कि जो सूक्ष्म जीव है वो सिर्फ पौधों की ही वृद्धि में सहायता नहीं करते, अपितु अपशिष्ट को भी विघटित करके हमारे पर्यावरण को भी स्वच्छ करते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको क्या करते हैं, विघटित कर देते हैं और वहाँ पर हमारे जो है स्वस्थ वातावरण का निर्माण करते हैं। अब विचार करें कि यदि पृथ्वी पर सूक्ष्मजीव न होते तो क्या होता। अब आप सोचिए, अगर पृथ्वी पर सूक्ष्मजीव ही ना हो तो क्या होगा। अब हम एक सोपान ऊपर, अब हम इससे आगे की बात कर लेते हैं। बायोगैस के स्रोत के रूप में सूक्ष्मजीव। अब जो बायोगैस हमें मिलती है वो हमारी क्या है, सूक्ष्मजीवों की ही देन होती है। कैसे मिलती है हमें बायोगैस, अब देखिए पढ़ते हैं। जीवाणु और कवक जैसे कई सूक्ष्मजीव ऑक्सीजन रहित वातावरण में निवास करते हैं। जो जीवाणु और कवक होते हैं तो जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो वो वहाँ पर भी रह सकते हैं। इनमें से कुछ जीवाणुओं में पर्यावरण या घरेलू अपशिष्ट जल में उपस्थित पादप और जंतु अपशिष्ट को विघटित करने की क्षमता रखते हैं। और जो ये जीवाणु होते हैं पर्यावरण में, और घरेलू अपशिष्ट क्या होता है, जो घर से कूड़ा करकट निकलता है, सब्जियों का, फलों का। और जो इसमें जंतु अपशिष्ट क्या होता है, जैसे गोबर हो गया, तो उसको क्या करते हैं, उसमें जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं और उसको विघटित कर देते हैं। इस प्रक्रिया के समय वे गैसों के ऐसे मिश्रण को निर्मुक्त करते हैं जिसे बायोगैस कहते हैं। अब जब आपने जैसे गोबर है उसको एक बायोगैस प्लांट में आपने उसको डाल दिया है, तो जब उसमें जो छोटे छोटे जीव होंगे और उसको वो विघटित कर रहे होंगे तो वहाँ पर एक गैस निकलती है। तो उस गैस को हम सिलेंडर में एकत्र कर लेते हैं और उस गैस का नाम होता है बायोगैस। ये मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा उच्च अनुपात में एक अन्य गैस मीथेन से मिलकर बनी होती है। जो बायोगैस होती है तो वो किससे, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए बायोगैस किससे मिलकर बनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और एक अन्य गैस कौन सी है, मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन से मिलकर बायोगैस बनती है। इस गैस का उपयोग खाना पकाने, अब जो भी हमने गोबर गैस से जो भी हमने बायो प्लांट से क्या किए, गैस इकट्ठा किए, उससे हम क्या करते हैं, खाना भी बना सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या करेगी, जैसे हम गैस यूज़ करते हैं उसी तरह वो जलेगी। तापन
वो क्या है, वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जैसे हीटर वगैरह, बिजली उत्पादन और यहाँ तक कि वाहन चलाने के लिए ईंधन के स्रोत में भी किया जा सकता है। अब आपने देखा होगा सीएनजी की गाड़ी आती हैं तो उसमें क्या होता है, गैस ही तो डलती है, गैस से ही तो गाड़ी चलती है। इस तरह वो वाहन में भी यूज हो सकती है ये बायोगैस। अब एक वैज्ञानिक है, अब उनके परिचय के बारे में हम पढ़ लेते हैं। कौन से वैज्ञानिक हुए हैं ये हमारे? आनंद मोहन चक्रवर्ती। क्या नाम है वैज्ञानिक का? आनंद मोहन चक्रवर्ती। ये हुए हैं 1938 से 2020 तक, इनकी डेथ हो गई है 2020 में। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवाणुओं का अध्ययन किया, जिन्होंने बैक्टीरिया का अध्ययन किया। वर्ष 1971 में उन्होंने एक विशेष जीवाणु विकसित किया जो तेल रिसाव को विघटित कर सकता था। तो उन्होंने एक जीवाणु कौन सा देखा जो तेल रिसाव को विघटित कर सकता था एवं पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहायता कर सकता था। और पर्यावरण को क्या कर रहा था? स्वच्छ बनाने में सहायता कर रहा था। उनकी खोज को वर्ष 1980 में पेटेंट प्राप्त हुआ। पेटेंट किसी व्यक्ति को दिया गया एक कॉपीराइट है ताकि कोई भी व्यक्ति उसकी अनुमति के बिना उसके आविष्कार की नकल, उपयोग या बिक्री न कर पाए। तो जो उन्होंने आविष्कार किया था उसको पेटेंट मिल गया। पेटेंट क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई आविष्कार किया है तो उस पर आपने मेहनत की है तो उस पर अधिकार आप ही का ही नहीं कि कोई भी उसको सेल कर लेगा या उसको बना लेगा, क्योंकि मेहनत तो आपकी है वो। तो उसको अगर कोई सेल कर लेता है या उसको रीप्रिंट करके बेचता है तो उस पर पुलिस कार्रवाई हो सकती है। उनके शोध कार्य ने दिखाया कि प्रदूषक जैसी पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए सूक्ष्मजीवों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। अब जैसे प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो क्या प्रदूषण हम कम कैसे कर सकते हैं कि जो भी सूक्ष्मजीव होते हैं अगर वो वहाँ पर उत्पन्न होंगे तो वो क्या करेंगे, उसको विघटित कर देंगे तो वहाँ से कुछ प्रदूषण की समस्या कम की जा सकती है। उन्हें विज्ञान में उनके योगदान और सूक्ष्मजीवों के उपयोग के द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए स्मरण किया जाता है। अब उन्हें क्यों याद करते हैं हम? उन्होंने जो भी योगदान दिया है हमें और सूक्ष्मजीवों के बारे में जो भी हमें बताया है। आपके विचार से सूक्ष्मजीवों की सहायता से कौन कौन सी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है? अब आप सोचिए कि जो आप सोचते हैं उससे आपकी कौन कौन सी समस्याएं हल कर सकते हैं।